हेलो दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत में हम सोफिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक शार्क रिसर्चर थी और वो अपने साथियों के साथ में स्पेसिफिक ओशन में आई हुई थी एक शार्क को ट्रैक करने के लिए जिसका नाम लिलित था। पिछले 2 महीने से इनकी टीम इस शार्क को ट्रैक कर रही थी और आज भी ये इसी इंतजार में थे कि कब वो शार्क रडार में आएगी और उसके बाद में ये लोग उस शार्क का सैंपल लेकर उस पर रिसर्च करेंगे। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उन्हें सिग्नल मिलने लगते हैं कि मानो वो रडार में आ गई हो। अब इसीलिए 4 लोग लिलित को ढूंढने के लिए पानी में कूद पड़ते हैं जिसपे कि सोफिया का हस्बैंड भी था। अब यहाँ पर इन्हें एक व्हेल का बेबी दिखाई देता है जो हालांकि था तो बच्चा ही लेकिन उसका साइज काफी बड़ा था और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो बेबी मरा हुआ था और उसके जिस्म का आधा हिस्सा गायब था। अब ये लोग यहाँ पर सोच ही रहे थे कि इसे किसने मारा होगा, तभी यहाँ पर उसका खून ही आ जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि वो तो लिलित थी। अब लिलित जब इनके सामने आती है तो उसे देखकर ये लोग काफी टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि जब 2 महीने पहले इन्होंने उसे एग्जामिन किया था तो वो महज 2.5 मीटर की थी लेकिन अब वो 7 मीटर की हो चुकी थी और ये बात बहुत ही ज्यादा हैरानी वाली बात थी। अब इन चारों को तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए था लेकिन सोफिया के हस्बैंड को तो यहाँ पर सैंपल लेने की पड़ी हुई थी। अब इसीलिए वो शार्क की बॉडी से सैंपल लेने के लिए लिलित को स्टैप कर देता है और उसके बाद में लिलित बहुत बुरी तरह से बौखला जाती है और गुस्सा हो जाती है और अब क्या वो उन चारों को एक एक करके मारने लगती है, उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है। अब सोफिया ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी, वो बस दूर से ये नजारा देख पा रहे थे। अब थोड़ी देर बाद में सोफिया भी उस ओशन में कूद जाती है कि शायद कोई जिंदा बचा होगा लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर तो टीम के सिर्फ कटे पटे जिस्म के टुकड़े पड़े हुए थे जिसे देखकर वो खुद बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। और अब तभी लिलित सोफिया के सामने भी आ जाती है जो कि बहुत खतरनाक मॉन्स्टर जैसी लग रही थी। अब लिलित सोफिया पर भी हमला करके उसे घसीटते हुए ओशन के अंदर ले जाने लगती है लेकिन सोफिया जैसे तैसे करके उसे छुड़ा लेती है और वहाँ से निकलने लगती है और अब वो पानी से बाहर आ चुकी थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सीधा 3 साल बाद में। अब यहाँ पर सोफिया ने शार्क्स पर रिसर्च करना बंद कर दी थी और यहाँ पर वो एक एक्वेरियम गार्ड का काम किया करती थी और यहाँ पर आने वाले बच्चों को वो मछलियाँ और उनके बारे में बताया करती थी जिसे बच्चे भी बहुत एंजॉय किया करते थे। अब हम एक लड़की मीका को देखते हैं जो कि समुद्र के बारे में जानकारी रखने के साथ साथ ओशन को बचाने का काम किया करती थी और साथ ही वो ओशन की एक कंपनी में भी काम किया करती थी। अब यहाँ पर मीका का काम सिंपली ये था कि समुद्र में रहने वाले हर अच्छे बुरे क्रिएचर को बचाना इन लोगों का काम हुआ करता था। अब मीका सोफिया से मिलती है और उसे अपने हेडक्वार्टर में ले आती है और उससे बताती है कि कुछ साल पहले जिस शार्क लिलित पर वो रिसर्च कर रही थी वो कुछ ही टाइम में हमारे पेरिस के एक रिवर में आने वाली है और इसीलिए मीका यहाँ पर ये चाहती है कि सोफिया उसे एग्जामिन करने में इसकी मदद करे। जिस पर सोफिया कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, अक्सर मौसम बदलने की वजह से शार्क एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। और साथ ही वो ये भी बताती है कि ओशन के पानी से रिवर के पानी में आना एक शार्क के लिए बहुत ही मुश्किल है। लिलित तो क्या कोई भी शार्क साफ पानी में सर्वाइव नहीं कर सकती है और इसी के साथ साथ उसके साथ हुआ पिछला हादसा भी उसे ये एग्जामिनेशन करने से रोक रहा था। अब इसी तरह के कुछ वजह देकर सोफिया वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद में सन रिवर के पास में हम 2 बच्चों को 2 लड़कों को देखते हैं और उन्हें नदी से 2 छोटे छोटे मिसाइल्स मिलते हैं और थोड़ी देर बाद पुलिस यहाँ पर आकर सभी मिसाइल्स को इकट्ठा करने लगती है। अब रात के टाइम में मीका अपनी एक दोस्त के साथ सन रिवर में आती है और ये दोनों यहाँ पर हुए एक कार एक्सीडेंट की जाँच करने आए थे लेकिन असल में मीका तो यहाँ पर ये जानने के लिए आई थी कि क्या ललित इसमें आ गई है। अब मीका की दोस्त पानी में कूद जाती है और अंदर वो कार के ऊपर शार्क के बड़े बड़े पंजे देखती है। थोड़ी देर में पुलिस भी वहाँ पर आ गई थी क्योंकि इस तरह से किसी भी पुलिस केस को इन्वेस्टिगेट करना गैर कानूनी था। अब वो लोग मीका को पकड़ लेती है लेकिन उसकी दोस्त वहाँ से भाग चुकी थी। अब हम सोफिया को देखते हैं जो कि लिलित को ट्रैक कर रही थी और उसे पता चल जाता है कि हाँ लिलित सन रिवर में आ चुकी है। अब जिस आदमी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी पुलिस उसकी बॉडी को बाहर निकालती है और उसकी बॉडी को देखकर पता चलता है कि उसकी आधी बॉडी को किसी ने खाया हुआ था। अब यहाँ पर सोफिया और मीका भी मौजूद थी। सोफिया साफ साफ बता देती है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसी शार्क लिलित का है और अगर हम चाहते हैं कि लोग इस तरह से शार्क के हाथों ना मरे तो हमें उस शार्क को मारना होगा। अब मीका क्योंकि यहाँ पर एक मरीन सेवियर थी, वो समुद्र के क्रिएचर्स को बचाना चाहती थी, इससे
इसीलिए मीका ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ललित को मारा जाए। अब अगले दिन ऑफिसर और सोफिया सन रिवर में आ जाते हैं। अब उनका सीधा सीधा प्लान ये था कि वो रिवर में जाकर उस शार्क को पकड़ लेंगे और सोफिया यहाँ पर उसे ट्रैक करने में मदद कर रही थी। अब वो लोग यहाँ पर शार्क को देखने ही वाले थे, लेकिन तभी मीका यहाँ पर आकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। वो अपने एक दोस्त की मदद से सोफिया के सिग्नल्स को जाम करवा देती है, जिस वजह से ये लोग उस ललित शार्क को नहीं देख पा रहे कि वो कहाँ पर है। अब इसकी वजह से उन ऑफिसर्स के लिए खतरा बढ़ गया था जो कि रिवर के अंदर गए हुए थे, लेकिन लिलिथ दूसरी साइड चली जाती है, जिस वजह से ऑफिसर्स को अपनी जान बचाने का मौका मिल जाता है और वो सही सलामत बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये बात इनके लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है कि शहर के बीचों बीच नदी में एक खूनी शार्क घूम रही है। अब इसीलिए ऑफिसर्स ये बात मेयर को बता देते हैं। अब मेयर परेशान होते हुए कहती है कि कुछ भी करके हमें उस शार्क को रोकना होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद में उसे रिवर पर एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और कुछ भी करके मैं उस इवेंट को कैंसिल नहीं कर सकती हूँ। अब ऑफिसर उस शार्क को रोकने के बारे में सोचने लगते हैं। अब मीका यहाँ पर खुफिया तौर पर एक वीडियो बनाती है और उसे कई सारे मरीन सेवर्स के पास में भेज देती है। अब वो लिलिथ के बारे में बताते हुए कहती है कि वो उसे और उस जैसी कई सारे शार्क्स को गवर्नमेंट मारना चाहती है, इसलिए हमें आगे आना होगा और इन्हें बचाना होगा। और वो कहती है कि इसके लिए हमें पेरिस के कैटाकॉम्ब में आना होगा। कैटाकॉम्ब दरअसल एक सुरंग है जो कि पूरे पेरिस में पूरे शहर के नीचे बनाई हुई है। अब हम देखते हैं कि इन्हीं में से मीका की एक दोस्त पुलिस के पास पहुंच जाती है और पुलिस को मीका का सारा प्लान बता देती है और यहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि इस टाइम पर शार्क्स पेरिस के कैटाकॉम्ब के अंदर ही हैं। अब जैसे ही रात होती है तो मीका उन मरीन सेवर्स के साथ में कैटाकॉम्ब में पहुंच जाती है और साथ ही सोफिया भी अब पुलिस के साथ वहाँ पर पहुंच ही रही थी, क्योंकि उन्हें भी सारे प्लान के बारे में पता चल चुका था। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर और मीका के बीच में बहस होने लगती है कि शार्क हमारे लिए खतरनाक नहीं है। ये साबित करने के लिए मीका पानी में कूद जाती है। अब मीका यहाँ पर ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि शार्क इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है। अब थोड़ी ही देर में यहाँ पर एक शार्क आ जाती है जो कि लिलिथ तो नहीं थी। अब उसी के बाद में यहाँ पर और काफी सारी शार्क्स आ गई थी। अब इसके बाद में क्या था, वो शार्क यहाँ पे ये साबित कर देती है कि शार्क इंसानों के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है। वो मीका पर बहुत बुरी तरह से हमला करती है और उसे मार देती है और मीका के टुकड़े टुकड़े कर देती है। अब ये देखकर सारे मरीन सेवर इधर उधर घबरा कर भागने लगते हैं। अब बहुत सारे मरीन सेवर इधर उधर पानी में गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से वो शार्क्स का खाना बने जा रहे थे। अब हर तरफ शार्क्स इंसानों के टुकड़े टुकड़े कर रही थी। अब जैसे तैसे सिचुएशन को कंट्रोल में लाया गया, बचे हुए लोगों को बचाया गया। अब बचे हुए लोगों को सही सलामत वहाँ से बाहर निकाला जाता है, जिस वजह से एक शार्क भी मारी जाती है, जिसे ये लोग एग्जामिन करने के लिए लैब में ले आते हैं। सोफिया को पता चलता है कि ये शार्क एक फीमेल है जो कि 2 महीने की प्रेग्नेंट भी है और सबसे अजीब बात कि इसके पेट के अंदर हजारों शार्क्स के बच्चे हैं। सोफिया बताती है कि ये जो शार्क हैं वो एक ऐसे प्रोसेस से बच्चे पैदा कर रहे हैं जिसमें कि एक बार में ये हजारों बच्चों को जन्म दे सकती हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि इस तरह तो इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और तो और ये लोग साफ पानी में भी सरवाइव कर सकते हैं, जिसका गुण इन्हें इनकी मदर लिलिथ से मिला है, जिसने क्लाइमेट की सारी मुश्किलों को झेलते हुए उससे ऑब्जर्व किया है और फ्रेश पानी में जीना सीख लिया। अब ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि शायद हो सकता है कि ये शार्क हजारों की मात्रा में कैटाकॉम्ब में रह रही हो। इसीलिए सोफिया कहती है कि हम लोग प्लान करेंगे और हम सारे कैटाकॉम्ब्स में बॉम्ब लगाकर उसे उड़ा देंगे ताकि सारे के सारे शार्क्स वहीं पर मारे जाएं। अब वो स्विमिंग इवेंट भी आ जाता है जिसमें एक साथ बहुत सारे लोग नदी में तैरेंगे। ये एक तरह का स्विम कंपटीशन होने वाला है। अब उस रिवर के आसपास में बहुत सारे लोग आ जाते हैं क्योंकि उन्हें शार्क्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। अब मेयर को यहाँ पर शार्क्स के आने का खतरा तो था, लेकिन अपने फायदे के लिए वो इस इवेंट को खत्म नहीं करना चाहती थी। अब ऑफिसर्स को निगरानी करने के लिए बोट के जरिए नदी में उतार दिया गया ताकि वो शार्क्स का ध्यान रखे और एक तरफ एक नेट भी लगा दिया गया ताकि अगर शार्क्स आए तो वो उसमें फंस जाएं। अब ऑफिसर और सोफिया अपने साथियों के साथ में कैटाकॉम्ब में आ गए थे क्योंकि वो लोग उस जगह पर धमाके करने वाले थे। अब सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बॉम्ब्स प्लान कर देते हैं। सब अपनी अपनी जगह पर पहुंचकर माइंस रख देते हैं। सीनियर ऑफिसर और सोफिया एक साथ थे और वहाँ पर काफी अंधेरा था। अब ऑफिसर ने जैसे ही फ्लैशलाइट ऑन की, सामने बहुत ही डरावना नजारा था क्योंकि वहाँ पर हजारों की मात्रा में शार्क्स थे, छोटे
छोटे छोटे बच्चे घूम रहे थे। हालांकि बच्चे थे लेकिन उनका साइज काफी बड़ा था और उनमें इतनी काबिलियत थी कि वो किसी भी इंसान को आराम से मार सकते थे। अब सभी बॉम्ब्स को अपनी अपनी जगह पर फिट कर दिया था, लेकिन बॉम्ब्स के फटने से पहले एक शार्क सीनियर ऑफिसर पर अटैक कर देती है। अब इसी वजह से वो वहाँ पर उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से हालांकि वो खुद तो जख्मी हो गया था लेकिन वहाँ पर शार्क के काफी सारे बच्चे मर गए थे। अब सीनियर ऑफिसर को वापस से बोट पर ले आया जाता है। अब सोफिया जब पानी के अंदर जाती है तो उसके सामने लिलिथ थी। अब लिलिथ यहाँ पर अपने बच्चों के लाशों के टुकड़े देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी थी और गुस्से में भर गई थी। अब वो सोफिया को तो देख नहीं पाती लेकिन गुस्से में वो उस जाल को तोड़ देती है। अब हजारों की मात्रा में वहाँ पर शार्क्स आ गई थी उस जगह पर जहाँ पर स्विमिंग कंपटीशन चल रहा था। अब लिलिथ यहाँ पर आकर एक आदमी के एक ही झटके में 2 टुकड़े कर देती है। अब यहाँ पर बहुत सारी शार्क्स आ जाती हैं और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अब ये शार्क्स कैटाकॉम्ब में नहीं थी इसलिए वो धमाके से नहीं मरी थी और ये शार्क्स हजारों में नहीं बल्कि लाखों में थी। अब ये सभी शार्क्स रिवर में तैर रही सभी लोगों पर हमला करके उन्हें मारने लगती है, एक एक करके उनके टुकड़े टुकड़े करने लगती हैं और रिवर का पानी अब पूरी तरह से लाल हो रहा था। अब इसी सब बीच में ऑफिसर सबसे बड़ी गलती ये कर रहे थे कि वो सभी शार्क्स को स्नाइपर यानी कि गन से शूट कर रहे थे, जिस वजह से कुछ गोलियां पानी में पड़ी मिसाइल्स पर लग जाती हैं। अब वो मिसाइल्स डिफ्यूज नहीं थी बल्कि एक्टिव थी। अब एक मिसाइल फटने की वजह से वहाँ पर आसपास की सभी मिसाइलें फटने लगती हैं और ऐसा होने की वजह से यहाँ पर नजारा ऐसा हो गया था जैसे कि मानो सुनामी आ गई थी और वो ब्रिज भी पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका था। अब रिवर का पानी हर तरफ फैलने लगता है जो मेयर के साथ साथ पेरिस के सभी लोगों को डुबोने लगता है और पेरिस का एक बड़ा हिस्सा अब पानी के अंदर डूब चुका था। अब पूरे पेरिस में बहुत बड़ी तबाही मच चुकी थी। यहाँ पर सीनियर ऑफिसर और सोफिया ही जिंदा बचते हैं जो अपने सामने हुई इस बड़ी तबाही को देख रहे थे। चारों तरफ लाशें और हर तरफ बड़ी बड़ी शार्क्स घूम रही थी। अब यहाँ पर मूवी में बताया जाता है कि ये शार्क्स सुनामी की वजह से आसपास की जगहों पर भी जा रही हैं, जिस वजह से ये पूरे पेरिस पूरी कंट्री में ही फैल रही है और सबसे खतरनाक बात धीरे धीरे करके ये पूरी दुनिया में ही फैल जाएंगी और बहुत बड़ी तबाही लाएंगे, जिस वजह से पूरी दुनिया और इंसानियत का नामो निशान ही मिट जाएगा। और ये बात इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और इसी दिल दहला देने वाली एंडिंग के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। दोस्तों प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियोस को भी देखा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।